एक और खबर आपको दिखा देते हैं। पहले मजार पर सजदा कर मर्डर की मन्नत और फिर वारदात पूरी हो जाने पर खूनी चादर चढ़ाकर शुक्राना। माफिया डॉन अतीक अहमद को लेकर एक ऐसा ही खुलासा हुआ है जो आपको सन्न कर देगा। पता चला है कि प्रयागराज में अतीक ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया था। इतना ही नहीं, कब्जा की गई सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मजार भी बनाई गई थी। उमेश पाल के शूटआउट से पहले मजार पर कामयाबी की दुआएं मांगी गई थी और शूटआउट के बाद भी मजार पर अतीक का बेटा असद पहुंचा। क्या है माफिया मजार और खूनी चादर की ये पूरी कहानी, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। पहले वारदात की प्लानिंग करता था, फिर खून खराबे की मन्नत मांगता था, बेखौफ होकर हत्या खून खराबा करता था और वारदात पूरी होने पर चादर चढ़ाता था। यह सब कुछ वाकई हैरान करने वाला है, लेकिन प्रयागराज में जरायम की दुनिया के सबसे बड़े बाहुबली माफिया अतीक अहमद का मजार कनेक्शन सामने आया है। टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर इस वक्त आप देख रहे हैं वो मजार जहां न सिर्फ उमेश पाल की हत्या की मन्नत मांगी गई थी, बल्कि काम पूरा हो जाने के बाद शूटर्स ने यहां आकर चादर भी चढ़ाई थी। प्रयागराज में चकिया इलाके में बना ये अतीक का वो दफ्तर है जिसे अब खंडहर में तब्दील कर दिया गया है। इस पर बुलडोजर चला और इसे खंडहर में तब्दील कर दिया गया। लेकिन इस ऑफिस में एक और कहानी भी है, वो कहानी आपको दिखाते हैं। यहाँ एक तस्वीर है, एक मज़ार है और ये मज़ार जो है इसी दफ्तर में, जो अतीक का दफ्तर है जहाँ पे बुलडोजर कुछ दिन पहले चला था, छापेमारी हुई थी और पुलिस यहाँ पहुँची थी। यहाँ से बाकायदा कैश भी बड़ी संख्या में बरामद हुआ था। इसी दफ्तर में ये दफ्तर चूँकि कहा जाता है कि अवैध ज़मीन पर बना हुआ था, इस लिहाजा से बुलडोजर चला। आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं, जो एक पोर्शन है उसको छोड़ दिया गया है ऐसे ही, यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये वो जगह है जिसे अतीक अहमद का ऑफिस के दफ्तर के अंदर बना ये मज़ार है। कहते हैं ये मज़ार अतीक और उसके परिवार के लिए बेहद शुभ माना जाता था। इसी मज़ार पर चादरें चढ़ाई जाती थी। खबर ये भी है कि अतीक ने अपने लोगों से, अपने परिवार के लोगों से जेल जाने के बाद ये कहा था कि जब भी कोई घटना हो उसके बाद यहाँ ज़रूर आएँ, मज़ार पर चादर ज़रूर चढ़ाएं। ये पेड़ है पीपल का, उसके ठीक बगल में ये आप मज़ार देख सकते हैं जो बना हुआ है। या ये जो मज़ार है ये उसी दफ्तर, अतीक के दफ्तर के एक हिस्से में, पिछले हिस्से में बना हुआ है। यहाँ पर कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की क्योंकि ये एक मज़ार है और कहा यह जा रहा है कि ये मज़ार जो था वो शुभ था। अतीक खुद, जो यहाँ के लोग हैं वो बताते हैं कि अतीक खुद कई बार यहाँ पहुँचा, उसने यहाँ पर चादरें चढ़ाई और अपने परिवार के लोगों को भी ये उसने सख्त हिदायत दे रखी थी कि यहाँ पर ज़रूर आएँ और मज़ार पर चादरें चढ़ाएं। और इसीलिए शायद जब कार्रवाई भी हुई, पुलिस ने इस ऑफिस को ध्वस्त किया, जब बुलडोजर चलाई तो ये हिस्सा जो है ऑफिस का उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही वो मज़ार है जिसकी मान्यता अतीक अहमद के परिवार के बीच है। यहाँ पे चादरें चढ़ाई जाती हैं और ये भी कहा जाता है, दावा तो यह भी है कि हर बड़ी वारदात के बाद जब अतीक जेल से बाहर होता है तो यहाँ आता था, मज़ार पर चादरें चढ़ाता था। जेल जाने के बाद परिवार के लोगों को हिदायत दी थी कि वो भी किसी बड़ी वारदात के बाद यहाँ पे आएँ और मज़ार पर चादरें चढ़ाएं। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल का मर्डर किया गया। अतीक के बेटे असद ने खुद गाड़ी से उतरकर गोलियां चलाई। सीसीटीवी में इसके पुख्ता सबूत हैं। सूत्रों का कहना है कि मर्डर के बाद असद शूटर गुलाम के साथ सीधा इसी मज़ार पर आया और चादर चढ़ाकर फिर यहां से फरार हुआ था, क्योंकि ऐसा अतीक ने करने के लिए कहा था। खबरों के मुताबिक ये दोनों मज़ारें अपने दफ्तर में पीछे की तरफ अतीक अहमद ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके खुद बनवाई है। अतीक खुद भी हर वारदात से पहले इन मज़ार पर जाकर मन्नत मांगता था, फिर काम पूरा हो जाने के बाद यहां चादर चढ़ाकर शुक्र अदा करता था। जब अतीक जेल गया उसके बाद भी अपने शूटर्स को उसने ये सख्त आदेश दे रखा था कि गुनाह करने से पहले और करने के बाद जो मज़ार दफ्तर के पास बनाई गई है उस पर चादर जरूर चढ़ाई जाए ताकि अल्लाह उनकी मदद करे। ये दोनों मज़ारें अतीक के उसी दफ्तर में हैं जिसे अतीक का रहस्य लोक कहा जा रहा है, क्योंकि यहां अतीक के गुनाहों का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। अतीक के दफ्तर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया था, लेकिन मज़ार वाले हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। बताया जाता है
कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम ने अतीक के इसी दफ्तर में बैठकर उमेश पाल के मर्डर की पूरी प्लानिंग की थी और वारदात करने से पहले मजार पर चादर चढ़ाकर कामयाबी की दुआ मांगी। इतना ही नहीं, असद, शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम ने यहीं बैठकर रूट प्लान किया था कि वारदात के बाद कहां छुपना है, कैसे भागना है। इसी मज़ार पर चादरें चढ़ाई जाती थी। खबर ये भी है कि अतीक ने अपने लोगों से, अपने परिवार के लोगों से जेल जाने के बाद ये कहा था कि जब भी कोई घटना हो उसके बाद यहाँ ज़रूर आए, मज़ार पर चादर ज़रूर चढ़ाएं। ये पेड़ है पीपल का, उसके ठीक बगल में ये आप मज़ार देख सकते हैं जो बना हुआ है, या ये जो मज़ार है ये उसी दफ्तर, अतीक के दफ्तर के एक हिस्से में, पिछले हिस्से में बना हुआ है। यहाँ पर कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की क्योंकि ये एक मज़ार है और कहा यह जा रहा है कि ये मज़ार जो था वो शुभ था। अतीक खुद, जो यहाँ के लोग हैं वो बताते हैं कि अतीक खुद कई बार यहाँ पहुँचा, उसने यहाँ पर चादरें चढ़ाई और अपने परिवार के लोगों को भी ये उसने सख्त हिदायत दे रखी थी कि यहाँ पर ज़रूर आएँ और मज़ार पर चादरें चढ़ाएँ, जिसकी मान्यता अतीक अहमद के परिवार के बीच है। यहाँ पे चादरें चढ़ाई जाती हैं और ये भी कहा जाता है, दावा तो यह भी है कि हर बड़ी वारदात के बाद जब अतीक जेल से बाहर होता है तो यहाँ आता था, मज़ार पर चादर चढ़ाता था। प्रशासन ने जब अतीक के इस दफ्तर पर हथौड़ा चलाया तब इस मज़ार को बंद कर दिया गया था, लेकिन अतीक के शूटर्स का यहाँ आना जाना लगा रहा। अतीक का ये दफ्तर भी अवैध है और मज़ार भी अवैध, जो कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई। अतीक के इसी दफ्तर में उसकी पूरी क्राइम कुंडली मौजूद है। अतीक के क्राइम फाइल्स से ये दफ्तर पटा पड़ा है, जिन्हें अब योगी की पुलिस खंगाल रही है। आपको याद होगा इस दफ्तर पर जब पुलिस ने छापा मारा था तो लाखों रुपए के साथ ही कई हथियार बरामद किए गए थे। अतीक के इस दफ्तर में पुलिस पहले भी आ चुकी है और लगातार इस पर नज़र भी रख रही है। इस वक्त हम उसी कमरे में हैं जिसे कहा जाता था कि अतीक का साम्राज्य किस तरह से चलता था, वो इस दफ्तर से उसे संचालित करता था। ये वो ऑफिस का फर्स्ट फ्लोर है और ये आपको अलमारी दिखा रहे हैं हम, जिसमें दस्तावेजों का पूरा अंबार सा लगा हुआ, एक पहाड़ आपको दिखाएगा दस्तावेजों का। ये तमाम जो दस्तावेज हैं वो अतीक की क्राइम हिस्ट्री से लेकर उसकी तमाम जो कहानियाँ हैं, जो केसेस उसके ऊपर है वो भी है। एक डॉक्यूमेंट हमारे हाथ ये लगा है, ये एक दस्तावेज़ है, इंटेलिजेंस विभाग का ये है और 2002 का है ये। इसमें लिखा है कि किस तरीके से अतीक जो है, अतीक की जो कंपनी थी अतीक इंटरप्राइजेज कसारी मसारी इलाहाबाद, वो कैसे फ्रॉड करती थी। अब अतीक के काले साम्राज्य की एक एक कड़ी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अतीक की काली कमाई का बड़ा हिस्सा स्क्रैप डीलिंग से आता था। योगीराज से पहले अतीक नियम कानून को अपनी जेब में रखकर चलता था, न वो किसी की परवाह करता था और न ही टैक्स भरता था। कंपनी थी अतीक की, अतीक इंटरप्राइजेज कसारी मसारी इलाहाबाद, वो इसमें रजिस्टर भी नहीं थी। जो डिपार्टमेंट है टैक्स डिपार्टमेंट, व्यापार कर, उसमें ये रजिस्टर तक नहीं कराया था अपनी कंपनी को और अपने बाहुबल के बल पर तमाम जो टेंडर्स थे स्क्रैप के, वो अतीक अहमद हथियाता था और ये डॉक्यूमेंट जो है इस बात की पुष्टि कर रहा है। ये एक बार दफ्तर दिखाएं आपको, जहाँ पे पुलिस कुछ दिन पहले पहुंची थी और कहा यह जा रहा है कि अभी भी जो अतीक के लोग हैं वो नज़र रखते हैं कि यहाँ पे कौन आता है, कैसे आता है। ये पोस्टर है, आपको दिखेगा यहाँ पे जो बाहर लगा हुआ था, जिसमें अतीक और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन जो है उसके तस्वीरें लगी हुई हैं। बीएसपी का ये पोस्टर है। तो ये तस्वीरें दिखाती हैं कि अतीक का धंधा कैसे चल रहा था, कितना बड़ा साम्राज्य उसने, काला साम्राज्य खड़ा किया हुआ था। एक और कमरा है, अब हर कमरे में आपको दस्तावेज मिलेंगे, चूँकि पुलिस तमाम दस्तावेजों को खंगाल चुकी है, जो बड़े दस्तावेज हैं उन्हें ले जा चुकी है। लेकिन ये तस्वीरें और ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो 100 से ज़्यादा मुकदमे थे उस सब की फाइलें जो है आपको दिखाई देगी और किस तरह से टैक्स दिया। अतीक ने पहले की सरकारों के दौरान जो किया सो किया, मगर आज योगीराज में अतीक के एक एक गुनाह का हिसाब हो रहा है। योगी के फरमान से अतीक का पूरा खानदान कांप रहा है। यूपी पुलिस धड़ाधड़ अतीक के गुर्गों पर एक्शन ले रही है। पुलिस दिल्ली से लेकर प्रयागराज और नेपाल से लेकर भूटान तक उसकी तलाश कर रही है। वहाँ व्यापारियों की संपत्ति पर कोई कब्जा करने का विश्वास नहीं कर सकता, किसी गरीब की जमीन पर कोई कब्जा करने का विश्वास नहीं कर सकता।
अगर किसी अपराधी और किसी माफिया ने जरूरत की तो इसका इलाज भी सरकार के पास है। उसका उपचार ऐसा उपचार करती है कि आने वाली कई पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी। यूं तो पुलिस को डॉन की पूरी फैमिली की तलाश है, लेकिन ये 4 लोग मोस्ट वांटेड हैं। नंबर 1 डॉन अतीक की बीवी शाइस्ता, जिसने पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया। नंबर 2 डॉन की बहन आयशा नूरी। नंबर 3 डॉन की बालिग भांजी उंजला। और नंबर 4 नूरी की दूसरी नाबालिग बेटी। क्योंकि वो नाबालिग है इसलिए हम उसका नाम आपको नहीं बता सकते। इन सभी पर शूटर्स की मदद करने का शक है। अतीक की बहन नूरी और उसकी 2 बेटियों पर शक की वजह इस सीसीटीवी में छुपी है। ये उमेश पाल की हत्या के 10 दिन बाद का वो वीडियो है जब शूटर गुलाम मेरठ में अतीक की बहन नूरी के घर पहुंचा था। वीडियो में आप देख सकते हैं नूरी के घर में गुड्डू बम्बास का किस कदर स्वागत, सत्कार और खातिरदारी की गई थी। नूरी के पति और अतीक के बहनोई अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम को गले लगा लिया था। गुड्डू मुस्लिम यहां उमेश पाल मर्डर के 10 दिन बाद आया। करीब 17 घंटे तक रुका। बताया जा रहा है कि यहीं गुड्डू को भागने का रूट प्लान समझाया गया, छुपने की प्लानिंग समझाई गई, कैसे किस रूट से भागना है सब समझाया गया और उसे पैसे दिए गए। वीडियो के सामने आने के बाद से ही अतीक का बहनोई अखलाक पुलिस की गिरफ्त में है। अब उसकी बीवी आयशा नूरी और 2 बेटियों को पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस इन पर अतीक की बीवी शाइस्ता की तरह ही इनाम का ऐलान भी कर सकती है। पुलिस को इन तीनों पर असद को छुपाने का शक है। जहां तक अतीक के शूटर बेटे असद का सवाल है तो उसकी मौजूदगी पर भी बड़ा खुलासा हुआ। अतीक का बेटा असद प्रयागराज से छुपते छुपाते दिल्ली आया था। दिल्ली में 15 दिनों तक ठहरा था अतीक का बेटा असद। असद और गुलाम को 2 हथियार तस्करों ने दिल्ली में शरण दी थी, जिसमें अतीक का पुराना ड्राइवर भी शामिल था। असद और गुलाम बस से प्रयागराज से दिल्ली आए थे और फिर वहां से ऑटो करके दिल्ली में संगम विहार गए थे। दक्षिण और पश्चिम दिल्ली के अलावा दूसरी जगहों पर असद 15 दिनों तक छुपा रहा था। उसके बाद उसने दिल्ली से भी अपना ठिकाना बदल लिया था। असद के दिल्ली वाले तीनों मददगार खालिद, जीशान और जावेद इस वक्त यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में हैं। खालिद, जीशान और जावेद तीनों ने ही कबूल किया है कि उन्होंने असद और गुलाम को शरण दी थी और उमेश पाल की हत्या के बाद वो असद और गुलाम से मिले थे। बताया ये भी जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद अहमद और शूटर गुलाम को दिल्ली में एनकाउंटर का डर सता रहा था, लिहाजा असद अपने साथ 3-4 हथियार हमेशा रखता था। स्पेशल सेल के सूत्रों की माने तो असद अहमद गुलाम के साथ हथियार समेत फरार हुआ है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में रहने के दौरान असद ने कभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, वो अपने साथियों के फोन से या राह चलते लोगों के फोन से कई जगह बात करता था और ये सब उस प्लान का हिस्सा था जो उमेश पाल के मर्डर से पहले ही अतीक की बीवी शाइस्ता की सरपरस्ती में बना लिया गया था। खबरों के मुताबिक डॉन की बीवी ने सभी शूटर्स को पहले से निर्देश दे रखे थे कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल किसी भी सूरत में नहीं होगा, यानी कि सारी प्लानिंग बहुत सोच समझकर की गई थी। शायद यही कारण भी है कि उमेश पाल की हत्या के करीब 45 दिन बाद भी असद, अरमान, गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता समेत तमाम लोग फरार हैं। लेकिन पुलिस तो डाल डाल में बात की तर्ज पर साजिश की परतें एक एक करके खोल रही है। प्रयागराज से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।